आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खैर, शक्ति की बात हो रही है, नवरात्रि की बात हो रही है, दशहरा भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन इस शक्ति में हम जब शक्ति की बात करते हैं तो हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, विमेंस एम्पावरमेंट की। मतलब हंसी आती, तरस आता कभी कभी देखकर। खैर, दुर्गा अष्टमी, अष्टमी तो नहीं, हम लोग अष्टमी अष्टमी बोलते हैं, एक्चुअली पूरा नाम दुर्गा अष्टमी है। तो दुर्गा अष्टमी आज है, और दुर्गा अष्टमी के दिन कुछ और भी हुआ था। एक कहानी, आइए आज उस कहानी पर चलते हैं। आज दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी तो एक दिन और थी, 1524 में 5 अक्टूबर के दिन, तभी भी दुर्गा अष्टमी थी। उस दुर्गा अष्टमी में एक जगह कालिंजर, जिसे आज के बांदा के रूप में आप जानते हो, दुर्गा अष्टमी का दिन था 1524, सन 1524, दुर्गा अष्टमी 5 अक्टूबर अंग्रेजी तारीख के अनुसार। कालिंजर यानी बांदा, और एक किलकारी फूटती है, एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का जो जन्म होता है, पता चलता है वो बच्ची है, दुर्गा अष्टमी के दिन पैदा हुई। माँ बाप ने सोचा बच्ची पैदा हुई है, साक्षात माता आई है, घर में माता का जन्म हुआ है, तो क्या नाम रखें? तो बोले दुर्गा ही रख देते हैं। अब दुर्गा अष्टमी पर आई हैं तो दुर्गा ही नाम रख देते हैं, अच्छा नाम है। पहले ऐसे ही नाम रखे जाते थे, दुर्गा नाम रख दिया, दुर्गावती। वती मीन्स, आपने सुना होगा, आपके घर में दादियों के नाम होंगे, कलावती, फलानवती। वती मीन्स उसी भावना को लिए, उसी प्रकार की, है ना, विथ सेम इंस्टिंक्ट्स, है ना, विथ सेम युति, है ना, उसी के साथ, मतलब जो जैसा, उसके जैसा, वही सारी क्वालिटीज को लिए हुए, दैट इज वती। तो आपने जो वती सुना ना, उसका मतलब ये है। तो नाम रखा साहब दुर्गावती। अब एक छोटी सी, कहीं कोई बच्ची पैदा हुई, उसकी कहानी मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये छोटी सी कहानी नहीं है। कालिंजर के राजघराने में इस पुत्री का जन्म हुआ। राजा कीरत राय, लोकल भाषा में अपन बोलते ना, एक्चुअली उनका नाम कीर्ति राय था, तो कीरत राय बोलते ना गांव की भाषा में। तो राजा कीरत राय, कीर्ति राय के घर में उनका जन्म हुआ। राजा ने सोचा क्या नाम रखें, तो दुर्गावती से बेहतर नाम क्या होगा। तमाम ब्राह्मणों ने भी देखा, ग्रह चक्र देखे, बोले साक्षात दुर्गा है जी, दुर्गावती नाम रखेंगे, इससे बेहतर नाम कुछ हो नहीं सकता। तो दुर्गावती नाम रख दिया गया। ठीक है साहब, जन्म हुआ, कोई बात नहीं। अब ये राजा कीर्ति सिंह कौन थे? ये चंदेल वंश के राजा थे। वो चंदेल वंश जिसका रवाब सर चढ़कर बोलता था, उस चंदेल वंश के राजा थे। तो भरपूर प्रभाव रहा चंदेल वंश का, और जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको चंदेल वंश के बारे में मालूम होगा। बहरहाल, अब ये चंदेल वंश का प्रभाव क्यों था, लोग क्यों इतना, मतलब ऐसा रौब, रुतबा जो राजाओं के बीच में, इस चंदेल वंश का इतना रुतबा क्यों था? चंदेल वंश का रुतबा इसलिए था क्योंकि इन्हीं वंश के राजा थे विद्याधर, जिन्होंने महमूद गजनवी को युद्ध में खदेड़ा था। और यही वो राजा हैं, चंदेल वंश के राजा, जो खजुराहो में आप जो मंदिर देखते हो ना, कंदारिया महादेव मंदिर, वो भी इन्हीं चंदेल वंश के राजाओं ने बनाया। इसलिए ये चंदेल वंश के राजा दुनिया से हटकर इन्होंने अपनी पहचान बनाई। और ऐसे ही राजा, इसी राज परिवार से आने वाले राजा कीरत राय, चंदेल वंश के राजा। अब आप समझ लीजिए साहब क्या रुतबा रहा होगा। तो ऐसे क्या, एक कन्या जन्म लेती है, दुर्गावती नाम रखा जाता है।
अब नाम दुर्गावती रखा, कहते जैसा नाम रखो वैसा ही व्यक्तित्व हो जाता है व्यक्ति का। तो जब दुर्गावती का नाम रखा गया, अभी कहाँ से रानी हो जाएंगी, अभी तो बच्ची हैं। तो दुर्गावती का नाम रखा गया। तो दुर्गावती बचपन से ही बेहद साहसी। दुर्गावती को नॉर्मल कामकाज में मज़ा ही ना आए। दुर्गावती बोली ना, मुझे ये सब पसंद नहीं, मुझे तलवारबाजी सिखाओ, मुझे आटा गूंदना मत सिखाओ, चक्की पीसना मत सिखाओ, मैं तलवारबाजी सीखूंगी। पिता ने बात मानी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। दुर्गावती ने बहुत बेहतरीन स्टूडेंट रही, बहुत तरीके से उन्होंने सीखा, और जिसे कहते ना कि शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट। तो ऐसी शस्त्र विद्या जो यूजुअली पुरुषों का जिसमें वर्चस्व रहता है, उसमें दुर्गावती ने अपने झंडे गाड़ दिए। दुर्गावती की कहानी यहाँ से शुरू होती है। दुर्गावती ये सब सीख रही थी। सीखते सीखते समय भी बीता, दुर्गावती बड़ी हुई तो अब क्या करें। जब जवान हुई तो बेहद खूबसूरत, और खूबसूरत के साथ बेहद खतरनाक। जैसे आज की भाषा में कहें तो कातिल हसीना कहेंगे तो गलत ना होगा। खूबसूरती के चर्चे ऐसे कि दूर दूर तक, और दुस्साहसी इतनी कि कोई हिम्मत ना कर पाए। तो ये रानी दुर्गावती का जलवा था। दूर दूर तक दुर्गावती की बातें होती थी। दुर्गावती का विवाह, अब विवाह लायक हो गई तो विवाह भी हुआ। 1542 में उनका विवाह हुआ गोंड वंश के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ। एक मिनट, दुर्गावती चंदेल वंश, कौन से चंदेल कौन होते हैं? राजपूत ही होते ना, गलत तो नहीं हूं? विवाह किससे हुआ? गोंड शेड्यूल्ड ट्राइब से। नहीं, तो जातिवाद है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? 1500 की बात कर रहे हो आप, तब तो छूने नहीं देते थे। अछूत, पीछे झाड़ू लगा के चल, ऐसी ऐसी फिल्में देखी है मैंने बचपन में, दूरदर्शन में दिखाई गई थी। आप सोचिए कितना झूठ परोसा गया इस देश के अंदर। यहां विवाह हुए साहब, अंतर जातीय विवाह हुए, शेड्यूल्ड ट्राइब से विवाह हुए। दुर्गावती चंदेल वंश, राजपूत, खालिस खून, शाही खून। किससे विवाह होता है? गोंड राजा के साथ, शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ में। और ये कोई लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। तो ये जो झूठ चलता है जातिवाद का, ये झूठ की तो यही हवा निकल जाती है। 1500 में निकल जाती सर। फिर क्या हुआ? एक मिनट, एक बात और। क्या बोला मैंने अभी? गोंड, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अच्छा, दलित का मतलब क्या होता है? दले हुए। अच्छा, लेकिन ये तो राजा निकले। तो जिस गोंड वंश को आज बताया जा रहा है, जो राजाओं की संतान है, जो गोंड, जो राजकुमार हैं, जितने गोंड आज हैं, जिन्होंने शासन किया इस देश के ऊपर, जिनका एक छत्र राज चलता था, आज उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कह के, दलित कह के उनके मुंह पर थूका जा रहा है। और एक आरक्षण नाम का कटोरा उनके हाथ में पकड़ा दिया जाता है। कह दिया जाता, तुम तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, तुम साइड में हटो। और वो बेचारा आरक्षण का कटोरा लेके सोचता चलो कुछ तो मिल रहा है, चुप हो जाता है। बिल्कुल नहीं, गर्व के साथ कहो हम गोंड हैं, हम वो हैं जिसने इस देश पर राज किया, हम वो हैं जिसने इस देश को आक्रांताओं से बचाया। आपने बचाया। गोंड वंश कोई वो नहीं है जो आपको पढ़ाया जाता है। ये गोंड वंश है सर, असलियत बता रहा हूं मैं आपको, जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहकर धकेल दिया गया पीछे। वो इस देश का राजा था, इस देश पर उसने राज किया। और आज उन राजाओं की संतानों को आज क्या कर दिया इस संविधान ने? क्या कर दिया? कहां पहुंचा दिया? तो 1500 में जो राजा थे वो अचानक ऐसी स्थिति में कैसे आ गए? क्योंकि बीच में मुगल आए, बीच में अंग्रेज आए। तो
उन्हें दला किसने? राजाओं के ऊपर अत्याचार किसने किए? मुगलों ने और अंग्रेजों ने। तो ये बात तो बड़ी गड़बड़ हो गई बाबा, ये तो हिस्ट्री पूरी गड़बड़ आ गई सर। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा? कुछ नहीं ठीक है? सही लग रहा है आपको? चलो चेक कर लेना हिस्ट्री में कहीं ऐसा, तो मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ कहीं। भरोसा नहीं नितिन शुक्ला तो एजेंसी का आदमी, बीजेपी आरएसएस संघ, पता नहीं क्या क्या, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। क्लियर है? तो साहब, जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दलित बताकर दुत्कारा जा रहा है इस देश के अंदर, जिसके हाथ में संवैधानिक कटोरा पकड़ा दिया गया है, वो इस देश के राजा थे जिनके सिर पे मुकुट था और जो इस देश पर राज करते थे और जिन्होंने अच्छे अच्छे के दांत खट्टे किए। और उनके शौर्य और वीरता की कहानी मैं आज आपको बताता हूं। तब क्या हुआ? राजपूत चंदेल विवाह हुआ। शेड्यूल्ड ट्राइब, आज के हिसाब से बता रहा हूं, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले गौंड समाज में तो रानी बन गई दुर्गावती। अब तक तो राजकुमारी थी, अब रानी बन गई। रानी बनी दुर्गावती, तो किसकी बनी? कौन सी रानी हुई? दुर्गावती कौन सी रानी? अरे भाई, पति का सरनेम लिया ना, तो पति की कास्ट हो गई। ऐसे ही चलेगा ना? तो कौन हो गई? गौंड हो गई, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गई। ठीक है? आज जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, गौंड को जो कहता दलित है, वो मां दुर्गावती का अपमान कर रहा है। यह आपको हक किसी ने नहीं दिया। ये पाप आप मत करना मेरे व्यूअर्स। ये जो कर रहे हैं ये भुगतेंगे, भगवान इनसे हिसाब लेगा। हम ये पाप नहीं करेंगे। और ये जितनी रानियां थी, इनके आगे मां क्यों लगाता हूं? क्योंकि इनकी वजह से हम हैं। और क्यों है ये मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने कहा ना, एक कहानी। आज इस कहानी को सुनिए और इस कहानी को अपने सारे बच्चों को बताइएगा, एज इट इज बताइएगा, ताकि उनको समझ में आए कि हमारे मन में जो जहर भरा जा रहा है, हम लोगों के मन में, इधर और उधर दोनों की तरफ में, उसकी सच्चाई क्या है। खैर, आज रानी दुर्गावती की बात होगी। तो रानी दुर्गावती का विवाह हुआ, दलपत शाह जी के साथ में हुआ। दोनों की जाति अलग अलग है, अंतरजातीय विवाह उस जमाने में होता था। मानने की बात नहीं, तुम ना मानोगे तो भी हिस्ट्री में दर्ज है भाई, कुछ नहीं कर सकते आप इसका। वुमेन एम्पावरमेंट, लड़कों के स्कूल में पढ़ के अस्त्र शस्त्र की विद्या लेकर लड़कों को पीछे छोड़ दिया, ये वुमेन एम्पावरमेंट था देश का। आप क्या बात करते हो? कहते लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते। कौन? राजपूत। राजपूत तो साहब घूंघट में रखते हैं, राजपूतों में तो ऐसा होता है, राजपूतों में। क्या आप बदनाम करते हो साहब राजपूतों को? राजपूतों ने अपनी बच्चियों को भेजा है तलवार चलाने, भाला चलाने, शस्त्र विद्या सीखने। क्या बात करते हो आप? आप बोलते हो राजपूतों के ऐसा होता है वैसा होता है। एक वीडियो मुझे याद आ गया बीच में, वो महिला खड़ी होकर बोल रही थी, हमने यहाँ चलाया भी था। वो महिला खड़ी होकर बोल रही थी, बोले मैंने ये घूंघट पहन रखा इसलिए नहीं कि मुझे किसी ने बोला है पहनने के लिए, पर मैं इसलिए पहनती हूँ, ये जो इधर हरी पगड़ी में बैठे हैं मेरे पापा, ये दुनिया के सामने सर उठा के चल सके, और मैं सीना चौड़ा करके बोलती हूँ कि मैं घूंघट करती हूँ। मैं यहां से चरण स्पर्श करता हूं उन देवी के। क्या बात है। हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। आप कौन सा एस्पेक्ट देख रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर दिया गया है साहब, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आइए फिर क्या हुआ। राजा संग्राम सिंह का जो राज्य था, बड़ा विशाल राज्य था। 52 गढ़ थे इनके राज्य में, 52। एक मिनट, कौन है? राजा संग्राम शाह, ये वही है ना? हाँ? संग्राम शाह के पुत्र ही तो है दलपत शाह। हाँ, तो दलपत शाह जी के पिताजी यानी दलपत शाह जी के पास में 52 गढ़ थे, 52 किले। ये मत समझ लेना कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का आदमी था, शेड्यूल्ड ट्राइब था जो आजकल आपको बताया जा रहा ना। ये संविधान तुमने बाद में लिखा है बाबू, शोना बाबू, समझ रहे हो? ये तुम्हारा बाद का है, कहानियां तुम्हारी बाद की है। रियलिटी ये है कि वो शूरवीर थे। ये गौंड जिनको आज आप शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हो, वो शूरवीर थे। 52 गढ़ थे इनके पास में, 52। 51 की शुभ फिगर से भी एक ज्यादा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे गौंड समाज से आने वाले मेरे मित्रों, मेरे भाइयों,
आपको जो ये बताते हैं ना, जो ये कि दलित फलान ढिकान, ये सच्चाई छुपाई जा रही है, ये आपको बताने नहीं दिया जा रहा। अगर बता देंगे आप राजा थे, आप शूरवीर थे, 52 गढ़ आपके पास में थे, क्या फैला हुआ साम्राज्य था, तो आपकी शान वापस नहीं आ जाएगी। वो शान आपको देनी पड़ेगी, आपका ड्यू, आपको जो आपकी इज्जत है आपको देनी पड़ेगी। वो हम देना ही नहीं चाहते हैं, वो हम क्यों देंगे? हम तो कम्युनिस्ट हैं, हम तो तुमको नीचा बताएंगे। समझ रहे हो क्या हो रहा है आपके साथ में? आइए फिर क्या, 52 गढ़ और कहां कहां, जैसे आज की भाषा में समझाना इजी हो जाएगा, कि दूसरी भाषा में समझाऊंगा आप किधर ढूंढोगे, गूगल पे तो आएगा नहीं, तो गूगल पे ढूंढना। मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर, दमोह और वर्तमान के छत्तीसगढ़ के लगभग आधे इलाके, यानी आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश और आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़। कितना हो गया बाबू? इस पर राज चलता था गौड़ राजवंश का। लेकिन ये सम्मान हमारी किताबों में कभी दिया नहीं गया। हमारी किताबों में कभी दलपत का नाम सुना क्या? रानी दुर्गावती पे कोई चैप्टर था क्या? मेरे में नहीं था, अगर आपके में हो तो मुझे मालूम नहीं, मैं जिस स्कूल से पढ़ा उसमें नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते। अब साहब, रानी दुर्गावती, चंदेल, दलपत, शेड्यूल ट्राइब, इनमें तो लड़ाई करानी थी। दोनों का विलय हो गया, रिश्ता हो गया, रोटी बेटी का रिश्ता हो गया। बेटी दे दी, दामाद बना लिया और बहू ले आए, समधी बना लिया। शेरशाह सूरी, उसको समझ में नहीं आया ये क्या कांड हो गया, उसको पल्ले नहीं पड़ा ये क्या बवाल हो गया। बोले तो मैटर गड़बड़ हो गए, तो सारे के सारे मिल गए, ये सारे मिलकर मुझ पर हमला कर देंगे। घबरा गया आज के कम्युनिस्टों की तरह, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो 1942 में शादी हुई थी, 1945 में शेरशाह सूरी ने जो है कालिंजर पर हमला कर दिया, और कालिंजर पर हमला करने के बाद, यानी रानी दुर्गावती के जो पिताजी हैं उन पर हमला कर दिया, कालिंजर के किले को जीत लिया। बड़ी मुश्किल से जीता, लेकिन जीत लिया। लेकिन अचानक एक विस्फोट हुआ, एक बम फटा, उसमें शेरशाह सूरी निपट गए, ऊपर चले गए। ठीक है, अब क्या, तो शेरशाह सूरी खत्म। इसके बाद, इनके मरने के बाद, कालिंजर के दुर्ग में इनके जब ये खत्म हुए, तो सुजात खान का इस पर अधिकार हो गया। सुजात खान ने जो इस किले को और अपनी जो राज का उस राजपाट था, वो अपने बेटे बाज बहादुर को दिया। बाज बहादुर कौन है? बाज बहादुर वही है रानी रूपमती वाला, वो उस पर किसी दिन और बताएंगे ना। रानी रूपमती का नाम तो सुना होगा ना, रानी रूपमती वाला, वो बाज बहादुर, उस पर किसी और दिन, वरना भटक जाएंगे। तो बाज बहादुर को दिया। बाज बहादुर ने जो शासन है उसको और आगे बढ़ाया, सफलतापूर्वक बढ़ाया। तो खैर ये सब चलता रहा। इधर रानी दुर्गावती 1945 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र का नाम रखा वीर नारायण। वीर भी और नारायण भी, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। चलिए, खुशियां आई ही थी 1545 में कि 1550 में ग्रहण लग गया। बताइए, 42 में विवाह और 50 में पति का देहांत। बड़ी अल्प अवधि के लिए इनकी शादी रही, इनको पति का सुख बड़ी अल्प अवधि के लिए मिल पाया। लेकिन रानी दुर्गावती, तो दुर्गावती जैसा नाम वैसा काम। घबराई नहीं, डरी नहीं, उन्होंने सोचा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने नाबालिग बेटे वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाया, और बागडोर, अब क्योंकि बच्चा है, बागडोर खुद ने संभाली, राजपाट खुद ने संभाल लिया। अब एक महिला होकर राजपाट नहीं चला पाएगी, कैपेबिलिटी नहीं है साहब। मैनेजरियल स्किल्स कहाँ होती है औरतों में? करके दिखाया, 1500 में करके दिखाया। तुम्हारा विमेन एम्पावरमेंट पैदा नहीं हुआ था तब विमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड थी, और इतनी एम्पावर्ड थी कि रानी बनकर पूरी दुनिया को चला रही थी, और इतने अच्छे से चला रही थी, वो भी अभी आपको बताता हूं। ऐसा नहीं कि बस चला रही थी,
किस कदर से चला रही थी, उसको भी देखिए आप। तो साहब अब अकेले तो चला नहीं सकते, सबऑर्डिनेट्स की जरूरत है। चंदेल वंश, आप देखिए ये राजपूत समाज जिसको ये कहा जाता है ये जातिवाद करता है, जिसको गाली दी जाती है, ये राजपूत समाज कितने खुले दिमाग का रहा है। इसने अपनी बेटी दी है साहब, बेटी गौंड समाज को, शेड्यूल ट्राइब्स को, और आज इस राजपूत समाज पर आरोप लगाया जाता है ये राजपूत समाज ऐसा है, ये जातिवाद करते हैं। जिसने अपनी बेटी दी हो, जिसने दामाद माना हो, वो जातिवाद करेगा समाज। आप किस प्रकार से समाज को बदनाम करते हैं। देखिए कम्युनिस्टों की चाल देखिए, किस प्रकार से बदनाम किया जाता है। खैर तो खैर रानी दुर्गावती ने राजपाट संभाल लिया, सबऑर्डिनेट्स भी चाहिए। सबऑर्डिनेट किसको बनाया? दो मुख्य सलाहकार थे रानी दुर्गावती के, दो मुख्य सलाहकार। सलाहकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेन खास जो होते ना वो दो थे। एक थे आधार सिंह, अभी भी राजपूत रहे होंगे आधार सिंह, नहीं अफसोस एजेंडा यहां भी पूरा नहीं होता। कायस्थ से, कायस्थ है रे, अरे कायस्थों को तो कैसा बताया गया, अरे कायस्थ तो ऐसे चालाक से बदमाश टाइप के होते। नहीं सर, राजपाट में रहते थे, मंत्री होते थे और राजा को सही सलाह देते थे, कभी कभी घोटाला घपला नहीं किया। आधार सिंह कायस्थ। जात आपको इसलिए बता रहा हूं, जात का बंदर गुलाटे मारता ना आपके रगों के अंदर, इसलिए बता रहा हूं, एक एक जात बता रहा हूं। आज के बाद वो बंदर गुलाट मारना बंद हो जाएगा, वो जो कोरोना का वायरस है ना वो खत्म हो जाएगा आपके रगों में से, और हो जाना चाहिए। तो दो, अब क्योंकि ये तो खुद शेड्यूल ट्राइब हो गई, शादी हुई तो भाई पति का ही सरनेम मिलेगा, पति की जात हो गई। बताइए, एक शेड्यूल ट्राइब ने कायस्थ को रख लिया, कमाल है। एक सलाहकार हो गया। दूसरा सलाहकार नाम सुन लीजिए जो खास है, मान सिंह ठाकुर। ओरे बाबा रे बाबा, तो दो सलाहकार हो गए साहब। इन दो सलाहकारों के साथ राजपाट चलाना शुरू किया। इनसे बाकी पूरे मंत्रियों से, राज्य के जो और कर्मचारी थे, जो सदन थी, उस सब से भी सहमति लेती थी। लेकिन दो मेन थे, जैसे मोदी जी के दो है ना, अमित शाह मोदी जी की जोड़ी है कि नहीं, ऐसे ही। खैर तो साहब तमाम सारी जातियां आपको इसमें मिल गई होंगी, थोड़ी कलेजे को ठंडक मिल गई होगी। अब रानी दुर्गावती का जो राजपाट था वो कैसा था, कितना था, तो आज की जो सिटीज़ है उनके हिसाब से बता दें। जबलपुर के आसपास का जो इलाका था वो रानी दुर्गावती पूरा देखती थी। और इस जबलपुर के इलाके के आसपास कौन कौन से राज्य थे रानी दुर्गावती के? जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ आता। वही जितना पहले था उतना ही अभी देख रही थी। तो रानी दुर्गावती सब कुछ देख रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी जो है वो सिंगोरगढ़ को बनाया। सिंगोरगढ़ को राजधानी क्यों बनाया? उसके कई सारे कारण थे। आज भी ये राजधानी आपको मिल जाएगी। जबलपुर दमोह का जो राजमार्ग है उस पर आपको जबलपुर दमोह हाईवे में सिंग्रामपुर आपको एक जगह मिलेगी। सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती की प्रतिमा भी मिलेगी। उससे 6 किलोमीटर दूर, मात्र 6 किलोमीटर दूर सिंगोरगढ़ का किला बना हुआ है। तो सिंगोरगढ़ के किले को आप अच्छी तरह पहचान पाएंगे कि ये रानी, जब भी वहाँ से निकलो तो ध्यान रखिएगा रानी दुर्गावती की जगह प्रणाम करके जाइएगा उस धरती को। खैर रानी दुर्गावती 1550 से 1564 तक इन्होंने शासन किया, सफलतापूर्वक शासन किया, दबंगी के साथ शासन किया। और जो शासन करना बोले तो कैसा, तो बस ऐसे ही शासन कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं। कई सारे ऐसी भी चीज़ें जो उन्होंने बनवाई जो आपको बड़ी इजीली आप जिसको मार्कआउट कर पाओगे। जिसमें से एक है मदन महल। मदन महल तो स्टेशन भी है जबलपुर में। मदन महल का जो किला है, मदन महल जो है वो रानी दुर्गावती ने बनवाया था। नरसिंहपुर और चौरागढ़ का किला रानी दुर्गावती ने बनवाया था। और तमाम सारे प्रमुख जो गढ़ थे वो भी रानी दुर्गावती ने बनवाए थे। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मिला है उसी को कर रहे हैं, नहीं, एक्सटेंशन भी करती गई। मदन महल का किला हो, नरसिंहपुर का हो, चौरागढ़ का हो, तो किले बनाती चली गई, यानी एक्सटेंशन भी हो रहा था। सिर्फ इतने से अल्पकाल में 1550 से 1564 में, 14 साल में
कब निकल जाते, 14 साल, नौकरी ढूंढते ढूंढते ही निकल जाते कुछ लोग, तो है ना। तो इतने छोटे से समय में इतना कुछ कर दिखाया। अब साहब ये किला बना लिया, चलिए और क्या, तो किले बना रही, महल बना रही, तो अपने लिए कर रही है, अपने शासन के लिए कर रही है। आम जनता के लिए जो रानी दुर्गावती ने किया उसकी तो कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी साहब। वो सब कुछ किया जो एक राजा को प्रजा के लिए करना चाहिए। बताते हैं रानी दुर्गावती के समय में प्रजा सबसे ज्यादा खुश थी। वहां की प्रजा इतनी खुश कभी नहीं रह पाई जितनी रानी दुर्गावती के शासनकाल में थी। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि अच्छा, खुशी इतनी, जनता इतनी खुश की ख्याति दूर दूर तक फैल गई साहब। ये जनता तो वहां की बड़ी प्रसन्न है। जैसे सोने की चिड़िया, तो अंग्रेज आ गया ना मुंह उठा के, तो जब ख्याति फैलती है तो क्या होता है, जब आपकी बढ़ाई होती है तो क्या होता है, 4 दुश्मन आ जाते हैं आपके। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वैसा ही हुआ। खैर, रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में कई मंदिर भी बनवाए, सिर्फ किले नहीं बनवाए, महल नहीं बनवाए, मंदिर भी बनवाए, तालाब भी बनवाए। तालाब तो जनता के काम आते हैं। जनता खुश क्यों थी? क्योंकि जनता की इरिगेशन के लिए ये तमाम सारी चीज़ें उन्होंने करके दी, तमाम सारे तालाब भी बनाए। अब इसमें तालाब कौन कौन से, वो भी खुद के लिए बना लिए होंगे। कुछ प्रमुख तालाब हैं, ठीक है ना, जिसमें से एक जबलपुर का रानी ताल है, जो रानी दुर्गावती के नाम पर ही उनके जो मंत्रीगण थे, मंत्री परिषद थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये आपके नाम पर ही रखेंगे। जैसे मोदी जी ने आजकल वो स्टेडियम बना दिया ना, उस पर लोग बड़े परेशान हैं। तो खैर, और भी बनाए ताल, और भी तालाब बनाए। किस किस के नाम पे बनाए होंगे? इंटरेक्टिव सेशन है, कोई भाषण थोड़ी देने आया हूं। अपने पिता के नाम, पति के नाम, ससुर के नाम ऐसे ही बनाए होंगे, अपने 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 घर वालों के नाम, है ना। जो आप सोच नहीं सकते, उतना बड़ा दिल था रानी दुर्गावती का, और उतना बड़ा दिल था हम भारतीयों का, चाहे राजपूत हो या गौंड। दिल इतना बड़ा था कि पूछिए मत। अपनी दासी, अपने काम करने वाली चपरासी, उसके नाम पर तालाब बनवाया, चेरी ताल। ये उनकी दासी के नाम पर है, उनकी नौकरानी के नाम पर है। ये कलेजा था साहब हमारे यहाँ के राजाओं का, ये कलेजा था रानी दुर्गावती का, ये कलेजा था हमारे राजपूतों का, गौंड वंश का, हमारे जो नौकर के नाम पे भी तालाब बनवा देते थे। आज संभव है? सोचिएगा जरूर, हम कहां से कहां आ गए। इस कम्युनिस्ट पढ़ाई ने आपको कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। आज आप कहते हैं मैं MBA में फलाना हूं, ढिकाना हूं। आपने अपने नौकर के नाम पर क्या किया, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, कोई भी हूं, आप इतना बड़ा कलेजा नहीं है। आज आपको पढ़ाई बड़ी दे दी गई, कलेजा छोटा कर दिया गया, इतना सा, एक राई बराबर का। और पहले क्या कलेजा होता था लोगों में। तो साहब तालाब भी बना दिया, एक और बनाया। वो दीवान थे ना आधार सिंह के नाम पर, उन आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया, दीवान साहब के नाम पे भी बनवा दिया। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, सबके नाम पर बन रहा है। यही तो बात थी, इसीलिए प्रजा बहुत खुश थी कि भाई अपने लिए नहीं तो सबके लिए करती। अब जात पात कहाँ चिदर चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं किसी को दिख रही है जात वात? दिखाओ, थोड़ी सी जात तो दिखाओ, थोड़ी जात कहीं दिखा दो। दिख नहीं रही भैया, बहुत कष्ट हो रहा है, गाली दे दो जात के नाम पे। कहाँ से दें? दे नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं, नहीं दे पाओगे क्योंकि ढूंढ नहीं पाओगे। रानी दुर्गावती जात पात से कोई लेना देना नहीं था, सबके लिए काम किया बराबर। सबसे मजे की बात, उनके शासनकाल में गौंड, राजपूत और तो और वो जो DNA जिनका सेम है ना, मुस्लिम, वो भी सेनापति थे, ठीक है, और मुख्य पदों पर आसीन थे। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो DNA तो तब से सेम है ना दादा, कोई आज का थोड़ी है। ठीक, फिर क्या हुआ? ठीक है, तो आपने अपने लिए किया। थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा वेस्ट की तरफ चलिए। वल्लभ संप्रदाय के स्वामी विठलनाथ का भी स्वागत किया उन्होंने, और जोर शोर से किया। सबके लिए एक्सेप्टेंस थी, सबके लिए एक्सेप्टेंस सबके लिए थी। फलाना संप्रदाय आ गया तो उसकी नहीं मानना, ऐसा नहीं, सबके लिए। स्वामी विठलनाथ का भी स्वागत हो गया। बहुत घोर घोर अन्याय हो रहा भाई साहब।
इसके बाद जो उनका जो शासन करने का तरीका था वो भी बड़ा गजब का था। अपने जीवन काल में रानी दुर्गावती ने कई सारे युद्ध लड़े और ज़्यादातर मैक्सिमम विजय मिली उनको। हार का सामना रानी दुर्गावती ने कभी किया ही नहीं। नाम था ना दुर्गावती, तो जैसा नाम वैसा काम। तो रानी दुर्गावती की कहानी यहाँ तक आती है। अब क्या होता है, तो जो लड़ाइयाँ हैं उन लड़ाइयों को ज़रा याद कर लें। कौन कौन सी लड़ाई है। गोंडवाना राज्य की जो सीमा है वो मालवा को छूती थी और रानी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। रानी दुर्गावती के राज में तो ऐसा है, लोग एग्जाम्पल देते थे, अरे साहब क्या है आपके राज, रानी दुर्गावती क्या तो ऐसा, यहाँ तो वहाँ तो वैसा है। ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैल गई थी, चिढ़ होना भी स्वाभाविक था। अब मालवा के जो शासक थे वो कौन थे, बाज बहादुर। तो बाज बहादुर खान ने सोचा कि रानी तो अकेली है, महिला है, एक काम करते हैं, माले गनीमत हमला करो, सब हड़प लो। ठीक है भाई। गोंडवाना राज्य पर बाज बहादुर खान ने हमला कर दिया। बड़े कमाल की बात है। रानी ने सोचा भाई किस बात के लिए हमला, हमारा तो कोई झगड़ा है ही नहीं, फिर भी हमला, चलो कोई बात नहीं। रानी जमकर लड़ी। 1556 में ये हमला इन्होंने किया। रानी जमकर लड़ी और अपना बाज बहादुर को जो है हरा दिया। अब बाज बहादुर की सेना को ज़बरदस्त नुकसान हुआ, रानी दुर्गावती की जीत हुई। इससे और ज़्यादा जो है ख्याति बढ़ गई और लोग मानने लगे, अरे साहब रानी दुर्गावती तो कमाल है, ऐसा है वैसा है। रानी दुर्गावती में एक क्वालिटी बहुत अच्छी थी कि वो ना सिर्फ शासक बहुत अच्छी थी बल्कि उनको युद्ध कौशल उनका बड़ा गजब का था। अब ज़रा देखिएगा, 1556 में बाज बहादुर रानी दुर्गावती पर हमला करता है, ज़बरदस्त मात मिलती है, ज़बरदस्त सेना का नुकसान होता है, उसको पूरी तरह से कमज़ोर कर देती है। कुछ समय निकलता है, बाज बहादुर फिर से ताकतवर होने लगता है। रानी दुर्गावती पहले ही भांप लेती, ये फिर गड़बड़ करेगा, ये फिर से हमला करेगा। रानी दुर्गावती 1562 में बाज बहादुर के ऊपर हमला कर देती है और मालवा पर अपना अधिकार जमा लेती है। मालवा रीजन भी अब इनके पास आ जाता है। अब तो साहब गड़बड़ हो गई, मामला तो गड़बड़ आ गया। फिर क्या, अब रानी दुर्गावती की सीमा और मुगल साम्राज्य की सीमा लग गई, दोनों की सीमाएं सट गई। बीच में जो बफर जोन था ना वो बफर जोन खत्म हो गया। अब बात तो यहाँ की वहाँ भी जाएगी, मुगल साम्राज्य भी गई, मुगल साम्राज्य गई तो फिर क्या करें भाई। तो अकबर ने अपने सेनापति अब्दुल माजिद खान को रीवा का अधिकार दे दिया। अब्दुल माजिद खान को रीवा का राज्य दे दिया, रीवा पर उसका अधिकार हो गया। चलिए भाई ठीक है। अकबर ने अपना साम्राज्य और अधिक बढ़ाना चाहता था, बोले खाली रीवा से बात नहीं चलेगी, तो गोंडवाना को हड़पेंगे हम, गोंड साम्राज्य को ख़त्म करेंगे। रानी दुर्गावती को उसने संदेश भिजवाया, बोले आपके पास जो सफ़ेद हाथी है, उनका एक सफ़ेद हाथी था, हाथी सरमन, बोले उसे भेज दो, सूबेदार आधार सिंह को भेज दो, हमारे दरबार में इनको भेज दो। दोनों ही बहुत की मतलब इज्जत भी ले लो और तुम्हारा ख़ास आदमी भी ले लो, तुम्हारा ब्रेन भी ले लो। अकबर के मंसूबों को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, उनको मालूम था रानी दुर्गावती को ये क्या करना चाह रहा है, ये मुझे नौकर बना कर रखेगा, ये पूरा सब कुछ हड़पना चाह रहा है। रानी दुर्गावती ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, बोले ना तो हाथी जाएगा और ना हमारा दीवान जाएगा, बात ख़त्म। अकबर का दिमाग घूम गया, बोले तो हमारे सामने कोई इतना हिम्मत करेगा कि हमारे सामने सर उठाए, वो भी गोंड, ये उन्हीं से आया है। हाँ? गोंड, इसकी हैसियत या औकात, कुचल दो, निस्ते नाबूद कर दो। आदेश हो गया साहब। सेनापति अशरफ खान को गोंडवाना पे अतिक्रमण करने का आदेश दिया। अशरफ खान एक विशाल सेना लेकर चला। अकबर सोचिए, उसका सेनापति विशाल सेना लेकर चला साहब।
रानी पर आक्रमण करने के लिए। रानी दुर्गावती को बात पता चली, बोले साहब जो है अकबर की विशाल सेना आ रही, अपनी तो टुकड़ी है जरा सी छोटी, अपन क्या लड़ेंगे, उसके पास तोपें, नए अत्याधुनिक हथियार है, हम तो वो तलवार से और तीर से लड़ रहे हैं, भालों से लड़ रहे हैं, हम क्या लड़ेंगे इनसे, मोरल डाउन हो जाएगा किसी का भी। रानी दुर्गावती का मोरल डाउन नहीं हुआ, बोले हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। रानी दुर्गावती ने तैयारी करी, बोले युद्ध की तैयारी की जाए। एक तरफ मुगल, इतनी बड़ी सेना, इधर जरा सी सेना, तलवार, उधर तोपें, कोई मुकाबला दिख रहा है क्या? इसके बावजूद रानी दुर्गावती ने बोला कि हम युद्ध करेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। रानी ने अपनी सेना को नरई नाला घाटी में डेरा जमाने को कहा, बोले हम नरई नाला पहुंचेंगे और नरई नाला से हमारी लड़ाई शुरू होगी। नरई नाला जो है ये एक तरफ जो है नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ विशाल नर्मदा नदी है, और दूसरी तरफ जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो देखा जाए तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब घने जंगल और पहाड़ियाँ, दूसरी तरफ नदी, तो नदी में से आना संभव नहीं, घने जंगलों में से ये आदमी आएगा। वही हुआ, अकबर की सेना वहीं से आई, और जैसे ही सेना आई, रानी ने जैसा बता रखा था, जैसा आदेश दे रखा था, एक इशारा किया और बिल्कुल ऐसे टूट कर पड़े जैसे भूखे शेर शिकार को देखकर टूट पड़ते हैं। ये गौंड जिनके हाथ में कुछ ना था, तलवारें थी, तीर थे, कमान थे, भाले थे, ये इस कदर टूट पड़े कि तोपें छोड़कर भागे। सेना पीछे भागी अकबर की, बुरी तरह से सेना हारी, जबरदस्त नुकसान हुआ, इतना नुकसान की जो कल्पना भी नहीं कर सकता। एक जरा सी लड़की दुर्गावती यहां आती है, राजपाट संभालती है, पति खत्म हो चुका, बेवा हो गई, बच्चा छोटा है, नाबालिग है, युद्ध में उतर गई और सारे युद्ध जीते और अकबर को चैलेंज कर दिया और अकबर की सेना को हराकर भगा दिया। रानी दुर्गावती ने जैसा 1962 में किया था, कैसा कि 56 में किसी ने हम पर हमला किया, तो 62 में यदि वो कमजोर से दोबारा प्रबल हो रहा है तो उससे पहले ही खत्म कर दो, ये उनका युद्ध कौशल था। और यहां भी उन्होंने यही किया। उन्होंने अपने लोगों से बोला कि अब जब ये भाग रहे हैं, ये भी जा चुके हैं, इनकी सेना अभी भी बहुत बड़ी है जो पीछे हुई है, अभी ये भागे नहीं है, ये हम पर हमला फिर करेंगे, चलो हम रात में ही इन पर हमला कर देते हैं। अब भारत है, भारतीयता है, नहीं, नैतिकता आंटी, रात में हमला नहीं करेंगे। नैतिकता आंटी तुरंत साड़ी लपेट कर आ गई और उनके जितने मंत्री थे उन्होंने बोले नहीं रानी, रात में हमला नहीं करेंगे। ये एक चीज जो रानी के मन में आई थी ये बिल्कुल सही थी, और इस एक निर्णय ने कि रात में हमला नहीं करेंगे, ये सलाह ने रानी दुर्गावती को कितना नुकसान पहुंचाया, ये आप आने वाली कहानी में आप देखेंगे। इसलिए जब युद्ध हो तो उसमें नैतिकता नहीं होती, जब युद्ध हो तो इसमें दिन और रात नहीं होता, ठीक है ना। मैंने कहीं अगर 1962 बोल दिया गलती से तो 1562 समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो साहब रानी ने बोला कि रात में हमला करेंगे, लेकिन जो सलाहकार हैं उन्होंने बोला रात में हमला नहीं करते, रात में हमला करते तो पूरी सेना को खत्म कर सकते थे, क्योंकि उनके पास हथियार थे। बहरहाल सुबह का इंतजार किया गया। सुबह अकबर की सेना और डबल होकर आई और सेना पीछे से आ गई, तिलमिलाए हुए थे हार से। अकबर भड़बड़ा गया जब तक उसके पास ये पहुंचा कि एक औरत से हार गए। उन्हें रानी दुर्गावती का युद्ध कौशल कहाँ मालूम था। अकबर तिलमिला गया, बोले और सेना भेजो, कुचल दो, यहां हार नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। फिर और तोपें आई और विशाल सेना, और तोपों के साथ तलवारों का और तीर कमान का युद्ध। आप सोचिए युद्ध कौन से पलड़े में आप इसको रखेंगे। ये युद्ध बिल्कुल बेईमानी था, ये युद्ध इसको कहा ही नहीं जा सकता। इसके बावजूद रानी और रानी के सभी जेते सिपे सालार थे सारे उतरे। रानी उतरी अपने सफेद हाथी सरमन पे सवार होके, वीर नारायण भी साथ में थे। रानी मुगल सेना को अगले दिन भी, इतनी बड़ी सेना को भी रानी ने कई बार पीछे धकेला, लेकिन इस बीच में अचानक से एक घटना हुई कि जो सुपुत्र थे इनके वीर नारायण, वो घायल हो गए।
तो कुंवर वीर नारायण को रानी ने युद्ध मैदान से, क्योंकि माँ तो है ही ना, उनको बाहर भेजा, क्योंकि वो वंशज है, उसको खतरा नहीं होना चाहिए। अगर माँ नहीं भी हो, अगर सेनापति हो, वो भी यही करता, राजा को पीछे भेज देता था। हमारे ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें राजा का भेष धर के सेनापति चला गया और युद्ध के बीच में कूद गया और लोगों ने उसे राजा समझ के काट डाला, बाद में मालूम चला ये तो राजा है ही नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसी ऐसी कुर्बानियां लोगों ने दी हुई है, ऐसे ऐसे बलिदान हमारे यहाँ लोगों ने दिए हुए। बहरहाल, तो कुंवर वीर नारायण पर हमला हुआ, उनको चोट आई, उनको रणभूमि बाहर किया गया। रानी ने उनको रणभूमि से बाहर किया। तब क्या हुआ, रानी फिर उतरी, और रानी जब दोबारा उतरी तब एक और घटना हो गई। एक तीर रानी के कान में लगा और एक गले में आकर लगा। रानी अचेत होकर गिर पड़ी। रानी को जब होश आया तब तक मुगल सेना, क्योंकि रानी ही, देखिए एक व्यक्ति होने का कई बार फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो रानी पर जब हमला हो गया, रानी ही अचेत हो गई, तो ये हो गया भाई रानी तो मर गई, रानी तो मर गई, ऐसी झूठी खबरें चलाई जाती। उस समय भी चलाई गई, रण क्षेत्र में चलाई गई, रणभूमि में चलाई गई। तो जब तक रानी को होश आया तब तक मुगल सेना काफ़ी हमलावर हो चुकी थी, काफ़ी उसकी युद्ध उसके कंट्रोल में आ चुका था। बहरहाल लगभग युद्ध पूरा जीत चुकी थी। अब जब रानी दुर्गावती ने देखा कि हम युद्ध हार चुके हैं और अब ये वाली स्थिति आ रही कि रानी को तो बंदी बनाकर अकबर के सामने पेश किया जाएगा, तो एक हिंदू महिला जो करती है वही रानी दुर्गावती ने किया। हमारे यहाँ एक नहीं कई जौहर हुए। किसी ने जल कर जान दी है, अग्नि में जान दी है, अग्निकुंड में कूद कर जान दी है, तो किसी ने जल कुंड में डूब कर जान दी है। रानी कमलापति आपको याद होगी। और आज मैं बता रहा हूँ आपको एक और जौहर बताता हूँ। जब रानी दुर्गावती ने देखा कि यह मलेच्छ मुझे पेश करने की सोच रहे हैं, ये मलेच्छ मुझे स्पर्श भी ना कर पाए, तो रानी दुर्गावती ने तलवार निकाली और अपनी ही तलवार से अपना ही वध कर लिया। सर्वोच्च बलिदान रणभूमि में अपना दिया। ये भी जौहर ही था। तो जौहर एक नहीं हुआ। तो गौड़ वंश को यदि कोई ये बताता है कि तुम छोटे हो, तो उसको बताता हूँ जौहर आपकी रानी ने भी किया है। गौड़ वंश की रानी दुर्गावती ने भी जौहर किया, रणभूमि में किया है। मलेच्छों को हाथ नहीं लगाने दिया। ये ऐसी हमारी माताएं हुई हैं। ये हमारी माएँ हैं जिनकी वजह से आज हम हैं। खैर, इसके बाद सर्वोच्च बलिदान जब इन्होंने दिया, तब जो इनके कुंवर थे वो चले गए। और जो सर्वोच्च बलिदान जब दिया गया, उस दिन को 24 जून 1564 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 24 जून 1564 के रूप में जाना जाता है। बलिदान दिवस के रूप में से मनाया जाता है। रानी दुर्गावती को याद किया जाता है। लोग आज भी जाते हैं, उनके किले पर जाते हैं, उनकी प्रतिमा पर जाते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, कृतज्ञता अर्पित करते हैं कि हम आपकी वजह से हैं, और हम सबको ये कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। रानी दुर्गावती का ये सर्वोच्च बलिदान कोई भूलने ना पाए, कोई ये ना बताने पाए किसी गौंड को कि तुम तो छोटे हो। 52 गढ़, अच्छे अच्छे को हराना, रणभूमि में परास्त करना, और इसके बावजूद नैतिकता के साथ। अगर ये नैतिकता हमने उस दिन नहीं दिखाई होती तो अकबर इस देश पर राज नहीं कर रहा होता, रानी दुर्गावती इस देश पर राज कर रही होती। लेकिन हम क्यों मारे गए? हम हर बार इसलिए मारे गए क्योंकि हमने नैतिकता दिखाई, हमने सच्चाई के साथ हम खड़े रहे, हमने निष्ठा दिखाई, इसलिए। खैर, अब कुंवर वीर नारायण जो थे वो चौरागढ़ के मुगलों ने उनको जो है चौरागढ़ का युद्ध में ललकारा, वहाँ वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। तो उनके सुपुत्र भी जो है वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। संपूर्ण गोंडवाना पर अब मुगलों का राज हो चुका था। कुछ समय बाद संग्राम शाह के छोटे पुत्र यानी रानी दुर्गावती के देवर जो है और चंद्रागढ़ के राजा चंद्रशाह को अकबर ने अपने अधीन गोंडवाना राज्य का राजा घोषित कर दिया और इसके एवज में 10 गढ़ ले लिए। तो अकबर ने ऐसा क्यों किया?
क्योंकि अकबर को मालूम था ये गौंड हैं, हम इन पर राज नहीं कर पाएंगे, गौंड मेरा आधिपत्य नहीं मानेंगे, गौंड मुगलों का आधिपत्य नहीं मानेंगे, और गौंड हमें लगातार नुकसान करते रहेंगे। और वो नुकसान अकबर को लगातार हो रहा था। इसलिए अकबर ने मजबूरी में फिर किसी दूसरे को वहाँ का राजा बनाकर अपनी पीछा छुड़ाया, कहना चाहिए, वहाँ से भागे। खैर, तो जिस रानी दुर्गावती की समाधि की बात करें, क्या हमने समाधि बनाई? हाँ बिल्कुल, जबलपुर ज़िले में मंडला रोड पर एक बरेला करके जगह है जहाँ नरिया नाला है, वह स्थान है जहाँ रानी दुर्गावती को वीरगति प्राप्त हुई थी। आज भी इस जगह पर एक समाधि बनी हुई, समाधि स्थल है। 24 जून को यहाँ सब लोग आते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं रानी दुर्गावती को। अब सरकार ने कुछ किया कि नहीं किया इनके लिए? भाई किताबों में तो नहीं पढ़ाते रानी दुर्गावती के बारे में। क्या मेरी तरह किसी ने पढ़ाया आपको रानी दुर्गावती के बारे में? बताइएगा ज़रूर। तो सरकार ने कुछ किया, सरकारों ने किया, जब तक किया, जो जो सरकार रही उसने किया। 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय किया गया। बिल्कुल ड्यू था, करना ही चाहिए था, यह हमें करना ही पड़ेगा। 24 जून 1988 को रानी दुर्गावती के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया, यह भी करना ही था। जबलपुर में जो संग्रहालय है उसका नाम रानी दुर्गावती रखा गया, रानी दुर्गावती संग्रहालय। मंडला जिले में जो शासकीय महाविद्यालय उसका नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। कई जिलों में रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं लगी हैं, शासकीय इमारतों के नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखे गए हैं। तो ये सब कुछ हमने रानी दुर्गावती के लिए किया। फिर से बोलता हूं, ये सब कुछ हमने रानी दुर्गावती के लिए किया। आपत्ति हुई कि नहीं हुई? हम उनके लिए क्या करेंगे जिनकी वजह से हम हैं? ये सब कुछ उन्हीं का है, ये सब कुछ ऐसी ही महारानी, ऐसी ही रानियों का है। आप किसी रानी का नाम लीजिए, कोई किसी से कम नहीं है, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे रानी कमलापति हो, किसी का बलिदान किसी से कम नहीं है। और कंपेयर करने की गलती करना मत। वीर आत्माओं को कंपेयर नहीं किया जाता, ये उनका अपमान होता है। ये माताएं जो हमारी हैं, इनकी वजह से आज हम हैं, और इनकी वजह से मैं हूं और आप इस लाइव को देख रहे हैं। अगर रानी दुर्गावती नहीं होती तो हम नहीं होते और आप नहीं होते। तो जो लोग आपको ये बताते हैं, कह रहे आप तो गोंड हो, आप तो एसटी हो, आप तो छोटे हो, उन्हें बता देना कल जाकर, रानी दुर्गावती का वंशज हूं, उनका बेटा हूं मैं। ये कहने की कोई हिम्मत नहीं करेगा आपसे। ये जो आपको छोटा दिखाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं ना, लाल सलामी, उनको जवाब कल दे देना कि तुम्हारी हैसियत भी नहीं है उस नाम को लेने की जो मेरी मां है। उस नाम को लेने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है, मैं उसका बेटा हूं। ये कल बता देना। ये आपको बताएंगे नहीं, ये झूठ बोलेंगे, ये बार बार जो है आपको, आपके आत्मसम्मान को आपको छोटा करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है गोंड से लड़ नहीं सकते, कोई लड़ नहीं पाया। अभी एक फिल्म आई थी RRR, उसमें भी यही था। क्या बोला था उसने अंग्रेज से? बच्ची वापस कर दीजिए, ये गोंड है, इनसे आप लड़ नहीं पाओगे। ये गोंडों का इतिहास है साहब, गौरवशाली इतिहास है। इस इतिहास को कुचल दिया गया, दबा दिया गया, इसे दलित बना दिया गया। जो हमारे राजा थे उनको दलित बना दिया गया। इस प्रकार से इतिहास लिखा गया। ये झूठा इतिहास, ये फर्जी इतिहास, ये फर्जी फिल्में, ये आपको भ्रमित करने के लिए बनाई गई हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए बनाई गई है। और ये रानी दुर्गावती सिर्फ गोंडों की नहीं है, ये रानी दुर्गावती हमारी भी मां है, हम सब की मां है। ये अपने लिए नहीं लड़ी है, ये हमारे लिए लड़ी है। इन्होंने वीरगति, हमारे लिए वीरगति को प्राप्त हुई। इन्होंने अपना बलिदान हमारे लिए दिया है, अपने बच्चों की कुर्बानियां दे दी इन माओं ने बिना सोचे हुए। सोचिए, इतना आसान नहीं होता रानी होना, महारानी होना, इतना आसान नहीं होता राजा होना। बेटों को युद्ध भूमि में कटवाना पड़ता है, तब राजा और रानी बनते हैं।
ऐसे ही नहीं बन जाते, फौलाद का कलेजा चाहिए। शिवाजी क्यों पैदा नहीं होते? क्योंकि जीजाबाई पैदा होना बंद हो गई, वो फौलाद का कलेजा बंद हो गया। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। आपको बहुत बार बहुत लोग भ्रमित करेंगे, भ्रमित मत होना, ठीक है ना। तो अपनी मातृभूमि और अपने आत्मसम्मान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली ऐसी तमाम रानियां मिलेंगी। और ये उनका व्यक्तिगत नहीं है, ये उनकी जात का भी नहीं कि गौंड का, ये भारत के आत्मसम्मान और भारत की मातृभूमि जो उनकी है, उस मातृभूमि और भारत के आत्मसम्मान के लिए अपने आप को आहुति दे देने वाली ये तमाम सारी रानियां, तमाम सारे राजा, इनका हम जीवन भर कर्ज नहीं उतार सकते। आपको बताया जाता राजाओं ने तो आपको लूटा है, खसोटा है। अरे इन राजाओं ने अपने बच्चे कटवाए हैं आपके लिए, क्या बात करते हो आप। इन रानियों ने अपनी रणभूमि में अपनी आहुतियां दी हैं, लेकिन आपको दूसरी तरह से समझाया जाता है, ये राजा तो बड़े खराब थे, ये राजा तो ऐसे थे, ये राजा तो वैसे थे, इन्होंने तो बड़ा शोषण किया है। अगर आपका शोषण करते तो ये राजा रह नहीं पाते। सच्चाई आप कितनी भी दबा लीजिए, दबेगी नहीं। इसके बाद एजेंडे चलाए जाते हैं। और आजकल एक नया एजेंडा चल गया है। आजकल इन्हीं एसटीज को ये बताया जा रहा है कि नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो गलत हो रहा भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रावण का पुतला जलाते, रावण तो तुम्हारा। आज का मजे की बात है, देखिए कि जो दलित है वो उनको बताया जा रहा है कि रावण तुम्हारा, और ये 10 साल नहीं 15 साल से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है। कांग्रेस में जो लोग हैं ना ब्राह्मण, वो जय लंकेश बोलते हैं। तो पहले डिसाइड कर लो ब्राह्मण है कि दलित है, पहले तो ये डिसाइड कर लो। अब आते दूसरी बात पर। आइए साहब, देश के अंदर किस प्रकार से जहर आज भी घोला जा रहा है। मूल निवासी युवा एवं छात्र संगठन कहते हैं गौंड महापुरुष राजा रावण का पुतला दहन पर रोक लगाने के संबंध में। भाई डिसाइड कर लो, गौण महापुरुष थे राजा रावण या ब्राह्मण थे? डिसाइड कर लो, गौण एसटी थे या इस देश के राजा थे? डिसाइड कर लो, रानी दुर्गावती गौण थी या फिर राजपुतानी थी? तुम जिंदगी भर इसी में उलझे रहोगे। अब ये नया नया जहर फैलाया जा रहा है। बोले अगर पुतला दहन हुआ रावण का तो हम राम का भी करेंगे। आए, अब ये कहानी कहाँ से निकला? ये नई कहानी निकला। ये मैं मध्य प्रदेश की सरकार से ये मांग करता हूँ इस लाइव के माध्यम से, इस संगठन को आतंकवादी संगठन कहकर इसको बैन किया जाए। इसमें जितने लोग काम करने वाले हैं, जितने इसके पदाधिकारी हैं, इनको आजीवन कारावास के लिए जेल भेजा जाए। ये देश के अंदर जहर घोल रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं जो अंग्रेज नहीं कर पाए, ये वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान नहीं कर पाता। ये लोग हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये देश वो देश है जिसमें राजपूतों ने खुले दिल से, खुले मन से गौंड को अपना दामाद बनाया। ये वो देश है जिसने जातिवाद क्या होता है कभी देखा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ झूठी बातें लिखी गई हैं। इन झूठी बातों से ऊपर उठो मित्रों, और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो जो कहते हैं हम राम का पुतला जलाएंगे। आप राम का पुतला जलाओगे? अरे हम वो हैं जो रानी दुर्गावती को अपनी मां मानते हैं, उनको भी पूछते हैं। हम वो हैं जो रावण को इसलिए नहीं दुत्कारते हैं, इसलिए नहीं बुरा बोलते हैं कि वो राजा था, श्रीलंका था, इसलिए बुरा बोलते हैं उसके कर्म बुरे थे, था तो वो भी ब्राह्मण। तो कर्म जिसके अच्छे होते हैं उस रानी दुर्गावती को भी पूजा जाता है, और कर्म जिसके खराब होते हैं उस रावण को, ब्राह्मण को भी ये देश की जनता कभी माफ नहीं करती है। महापाप होता है दूसरे की पत्नी पर आंख उठाना, ये बताया जाता है इस रावण के जरिए। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भगवान ने आपको पत्नी अच्छी दी, लेकिन पड़ोसन पे निगाह जाती है। अपने अंदर के इस रावण को मार लो, भले में रहोगे, नहीं तो रावण जैसी दुर्गति हो जाएगी, है ना? ठीक है, आइए। अखिल भारतीय गौंड धर्म संस्कृति सादर जोहार जोहार। क्या बात है। आप कोयाजनों को बड़े हर्ष के साथ अवगत कराया जाता है कि हमारे ग्राम मनिकापुर में, जिला डिंडोरी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय गौंड धर्म भाषा संस्कृति के प्रवचन पर आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कार्यक्रम में पधारे। जय रावण। अरे तुम्हारी ये कब से होने लगा भाई? रावण की जय कब से होने लगी? रावण पूजा प्रवचन। अरे गजब साहब, कथावाचक भी आने लगे साहब इनके, और ये सब कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो साहब, जितने लोग मध्य प्रदेश से, जो इन इलाकों से आते हैं, उनको बड़ी
विनम्रता के साथ कहूँगा, अपनी आंखें खोलिए, सच्चे इतिहास को पढ़िए, सच्चे इतिहास को जानिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक आप सच्चे इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, सच्चे इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक आप ऐसे ही आपकी आंखें बंद रहेंगी। आप कभी सच्चाई की तरफ नहीं आ पाएंगे, आपको कभी सच नहीं बताया जाएगा, आपको झूठा इतिहास, झूठी किताबें। और मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ हमारे देश के शिक्षा मंत्रियों से, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सर इसको बदलिए, स्क्रैप कीजिए सर इन किताबों को। ये झूठे लोगों की किताबें, झूठी किताबें, इसको बंद कीजिए, इसको बैन कीजिए सर, इनके राइटर्स को बैन कीजिए। इनकी कोई किताब भारत के अंदर नहीं बिकनी चाहिए। ये झूठा साहित्य, झूठी, जिसका मन आता है किताब लिख देता है। जेल में डालिए सर ऐसे लोगों को जो झूठी किताबें लिखते हैं, समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाते हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है। ये हमारे देश की सच्चाई कब से है? मिलियंस ऑफ ईयर्स से। राजा राम जाते केवट से, कहते केवट मेरे को पार करा दो। बोले ऐसे कैसे, ऐसे कैसे पार करा दो? बोले आए इतने सालों बाद तो आए, ऐसे कैसे पार करा दो? बोले थोड़ा समय तो लूं। केवट रोक देता है। कौन सी जाति है केवट की, जरा बताओ मुझे। तुमने जातियों में जो बांध दिया इस देश को। केवट इतना स्मार्ट है, कहता राम जी आप ना गिर जाओगे। केवट, उसमें कितनी समझदारी। कहता राम जी आप गिर जाओगे, मैं आपको चढ़ाता हूं नाव पर, लाओ अपना पैर मेरे हाथ पे रखो। अब पैर हाथ पे रखा तो राम जी के दोनों हाथ कहां चले गए? लोग एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं। केवट ने दोनों हाथ भगवान श्री राम के अपने सिर पे रखवा लिए और धीरे से नाव में चढ़ा दिया। बोले अब चलो प्रभु, मैं आपको पार कराता हूं नदी। तो ये समझदारी है। ये वो देश है सर जिसकी गिलहरी भी राम सेतु बनाने में अपना योगदान देती है। और हम कितने गए बीते हो गए कि हम किसी भी चीज में योगदान करना नहीं चाहते। अगर हम उस जमाने की गिलहरी होते तो हम मना कर देते, नहीं 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 हम क्यों योगदान करेंगे, हम तो गिलहरी, हमारे पास बहाने बहुत हैं, हम तो गिलहरी, हम तो छोटे से, हमारे से क्या होगा, 2 दिन के जाएंगे, फलाना होगा, ठिकाना होगा, रहने दो, घर पे सो जाओ। उस जमाने में ये फर्क है। उस जमाने की गिलहरी भी हमसे ज्यादा ईमानदार थी, वो भी धर्म के प्रति निष्ठावान थी। हम उस गिलहरी से भी गए बीते हो गए, इतने छोटे हो गए। और किस प्रकार का जहर घोला जा रहा है साहब। वो भगवान राम जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए। इस देश में कहा जाता है, इस देश में आज वैमनस्यता फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। ये देश ऐसे महान आत्माओं का देश है, पूरे विश्व में ऐसी धरती आपको कहीं नहीं मिलेगी। सुबह उठकर इस मिट्टी को लोग माथे पे क्यों लगाते हैं, शायद अब आपको समझ में आया होगा। वो गांव का जो बुढ़ा है ना, वो जब सुबह धरती पे पैर रखने से पहले मिट्टी अपने सिर पर लगाता है, वो क्यों लगाता समझ में आया? क्योंकि ऐसे वीर सपूतों की धरती है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ कभी डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन थोपा गया, डिस्क्रिमिनेशन बताया जा रहा है। ये वो धरती है जहाँ माताएं पूजी जाती हैं, बेटियां पूजी जाती हैं, बहनें पूजी जाती हैं। अभी पूजा हो रही है ना कि नहीं हो रही? कल भी करोगे ना, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियों को बुला के, हाँ करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है ना। तो ये वो देश है। अब कम्युनिस्ट इस देश में आज भी मौजूद हैं, जो गैंग रेप करते हैं, जो आज भी बलात्कार करते हैं, जो दुनिया भर के किस ऑफ लव ये सब करते हैं। और फिर वही अगले दिन पोस्टर टांग लेते हैं कि 9 दिन नहीं पूजा करो, पूरे दिन पूजा करो, बाकी दिन तो बलात्कार होते हैं। कौन करता है ये तो बताओ, तुम ही तो करते हो। तो साथ में लिखा करो कि हम करते हैं, हमको भी थोड़ा सा बुलाओ, हमको थोड़ा ज्ञान दो, ताकि हम कभी ऐसा ना करें। उदय शंकर जी धन्यवाद। सर बहुत सारी चीजें आपको झूठ बोली गई इस देश के अंदर, बहुत सारी चीजें आज भी झूठ बोली जा रही है, लेकिन हमारा काम है, हम आपको एक एक चीज सच सामने रखेंगे। और यदि आपको लगता है कि हम आपके सामने सच्चाई लेकर आ रहे हैं, यदि आपको लगता है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत का प्रतिफल हमको इस QR कोड को स्कैन करके भेज दीजिएगा। और इसके अलावा 8770720196 पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से और भीम UPI एड्रेस n.shukla@UPI के माध्यम से भी आप अपनी फीस भर सकते हैं। जो भारत के बाहर है वे patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर और paypal.me/नितिन शुक्ला पर जाकर ध्यान से अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दें, अपनी अपनी फीस जमा कर दें। सर ये कोई हिस्ट्री की क्लास में आपको नहीं बताएगा, कोई हिस्ट्री की किताब में आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएंगे? उसका रीज़न है। ऐसा नहीं कि उनका बताने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता हो, उनका सब कुछ चला जाएगा, उनका झूठ चला जाएगा, उनका फरेब चला जाएगा, इसलिए वो बताएंगे नहीं। वो जो झूठ फरेब जो उन्होंने इतने सालों से चला रखा है,
वो सब चला जाएगा। वो आपको कभी नहीं बताने देंगे कि राजपूतों में और जिन्हें आज एसटी की कैटेगरी में डाल दिया गया है, संवैधानिक रूप से जिन्हें दलित बता दिया गया है, इनमें रिश्ते होते थे, रोटी बेटी का संबंध होता था। ये खूबसूरती थी हमारे देश की। हमारा देश सर वो देश है, अभी आप दुर्गा पूजा कर रहे हो ना, ये जो मूर्ति बनती है इसमें किसके पैरों की मिट्टी लगती है जानते हो? हमने तो वैश्याओं को भी इतना सम्मान दिया है। हम वो गंदे लोग नहीं हैं जो किसी को दुत्कारें, किसी को बुरा बोलें। हम वो लोग हैं जिसने हर जगह हर किसी को सम्मान दिया है, हर किसी को सम्मान दिया, और हर कोई सम्मान के लायक है, क्योंकि हर किसी के अंदर भगवान का रूप है किसी न किसी प्रकार में। जब कण कण में भगवान है तो आप में भी तो भगवान है। इसी तो नमस्ते कहते हैं हम, कि आपके अंदर के भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो ये हमारे अंदर, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी भारतीयता है, जो भारतीयता आपसे छुपाई गई, जो भारतीयता आपको बताने नहीं दी जाती। न्यूज़ और भी बहुत सारी, पर आज मन नहीं कर रहा इसके बाद कुछ और एनालाइज करने का। आशा करता हूँ आप सब भी इसी बात से सहमत होंगे कि हमको यहीं पर इस लाइव को ख़त्म करना चाहिए। यू आर अ परफेक्ट सनातनी पंचायतनी फॉलोअर। नीला प्रांजपे जी, थोड़ा सा मालूम था, सब सुनकर अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीला प्रांजपे जी। जितेंद्र पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने बच्चों को भी हमको ये बताइएगा, अपने बच्चों को भी ये तमाम सारी चीज़ें बताइएगा। बाकी आज की न्यूज़ को हम कल कवर करें तो बेहतर रहेगा। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। आपको आज का लाइव कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और QR कोड स्कैन करके और तमाम सारे अन्य साधनों से अपनी अपनी फीस ज़रूर भर दीजिएगा। आपके सहयोग से ये चैनल चलता है। हम लोग 400 करोड़ वाले लोग नहीं हैं सर, है ना, हम लोग 400 करोड़ वाले लोग नहीं हैं, लेकिन 400 करोड़ पे वही बात आएगी सर जो आज यहाँ बताई जाएगी, क्योंकि हम जो चिंगारी लगाएंगे उस पर आग तो ज़रूर लगेगी, क्योंकि आग सबके सीने में है, वो बारूद सबके सीने में है। राष्ट्रवाद, देश, राष्ट्रहित सबके सीने में, बस एक चिंगारी की उसको ज़रूरत होती है, और उस चिंगारी को देने का काम हमारी तरफ से होता है, वो हम कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके देश पर, अपनी संस्कृति पर आज आपको गर्व होगा, आज आपको अच्छी नींद आएगी, और आपको इस झूठ से भी निजात मिली होगी कि जिस प्रकार से कंफर्टेबली एक झूठ चलाया गया, और आज कुछ लोगों को हमारे हिंदुओं से अलग बताया जा रहा है, वो भी समझ लें ये ऐसा ही था देश, शुरू से ऐसा था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। बहुत सारे लोग आए साहब, बहुत अकबर बाबर आए, कुछ नहीं बिगड़ा इस देश का। आप एक चीज़ को नोट कीजिएगा, मैं आज आपको एक चीज़ और बोलता हूँ, इस चीज़ को नोट कीजिएगा, आज गूगल कीजिएगा और इतिहास उठाकर देखिएगा किस किस देश पर किन किन लोगों ने हमला किया, और जिस जिस देश पर जिस जिसने हमला किया है, जिस जिसने राज किया है, वो देश पूरे कन्वर्ट हो गए सर। जहाँ ईसाइयों ने किया वो ईसाई हो गए, जहाँ मुसलमानों ने किया पूरे मुसलमान हो गए। भारत एकमात्र ऐसा देश रहा है जिसने सब के आक्रमण झेले, पोर्टुगीज़ का, क्रिश्चियंस का, मुगलों का। हिंदी में कहें तो घंटा फर्क नहीं पड़ा। ये देश आज भी वहीं का वही है। यहाँ आज भी राम पूजे जा रहे हैं, इतने मंदिर बर्बाद कर दिए, तोड़ दिए, यहाँ आज भी राम मंदिर बन रहे हैं। ये इस देश की आत्मा है, और यहाँ आज भी कोई झगड़ नहीं रहा है, यहाँ आज भी कोई किसी के खून का प्यासा नहीं हो रहा। जो बहुत सारे लोग बाहर बैठ के सोच रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के सोच रहे हैं कब गृह युद्ध हो जाए, कैसे तो करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा। कैसे मुसलमान आईडी बना के ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, फिर वो आके एक आदमी आता कहता सबका डीएनए से में गड़बड़ हो जाती है। नितिन शुक्ला जैसा आदमी जिसको लोग मुसलमान जो देखते हैं वो गाली देते हैं, अरे ये तो मुसलमानों से नफरत करता है। आज उनको कष्ट हो गया होगा, आज उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई होगी, अरे मुस्लिम लड़कियों की पूजा कर दी, देवी माना। यही हमारी संस्कृति, यही हमारी भारतीयता है। इस देश का जो सगा है वो हमारा सगा, और इस देश का जो सगा नहीं है ना, इस राष्ट्र का जो सगा नहीं है वो हमारा सगा नहीं हो सकता। चलिए मित्रों, तो आज के लिए इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लाइव पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब इसी प्रकार से देश के लिए, धर्म के लिए काम करते रहेंगे, और इन तमाम सारी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे जो हमको विघटनकारी जो चीज़ें, जो हमको एक दूसरे से दूर करती हैं, इन चीज़ों से हम दूर रहेंगे। मैं एक बार फिर कह दूँ, मैं रहूं कल या ना रहूं, क्योंकि अब जो केसेस हो रहे हैं इसके बाद कहना बड़ा मुश्किल है। मैं कल रहूं या ना रहूं,
आप सब इसी प्रकार देश के लिए काम करते रहेंगे, ये मुझे आप सबसे न सिर्फ वादा चाहिए, बल्कि ये मेरा आप सब के ऊपर जो कहना चाहिए ना, एक प्रेशर के साथ कहना कि आपको करना ही करना है। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, कल मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। जो आज छूट गई उसको भी कल ले लेंगे। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, अच्छे से अच्छे मन से पूजा पाठ करना है, अच्छे मन से भोजन करना, मन से भोजन करना, ध्यान रखना है इस बात को। फ्रूट्स खाने, साइट्रस फ्रूट्स खाने, सब्जियां खानी है। ठीक है। तला हुआ नहीं खाना है। ठीक है। बाहर का खाना कम खाना है। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।